Okay, friends. So we'll be starting now. So for the interview, let's first look what is he after. He means the interviewer. So he is there to assess the amount and balance of oil cues you possess. So every assessor is trying to do the same thing. They are just assessing your oil cues. They will be marking your oil cues only on a scale of 1 to 10. So he does so by asking questions to you and observing your body language, facial expression, voice, and eye movement. So friends, whenever you lie, na, there are some body language we often do while lying. We are not able to make eye contact. We'll be scratching our nose. Then we also be speaking in low voice. So all these factors say that you are lying there. So that is why it is advised to you that do not lie, because when you do, it is very obvious, and they are trained for them. So these things we have to keep in mind. He wants you to know yourself first. So he will ask questions related to your personal life. So there are three aspects. One is your personal life. Second is the thing which you are going to join, be it a private firm you are working, or be it a defense forces you are going to join. You should have the knowledge about both. And then third is the world. दुनियादारी की भी समझ होनी चाहिए. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पर्सनल लाइफ. आपको पर्सनल सबसे ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं. नाउ इंटरव्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 20% ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, 10% बाय योर टोन ऑफ वॉइस एंड 70% बाय वॉट यू से. तो मेन मसाला जो है वो आप वहाँ पे आंसर दोगे उसके अंदर है. उसके ऊपर ही आपके केवल के उसको रेट किए जाएंगे. बाकी फैक्टर दे आर लाइक सपोर्टिव एलिमेंट. Your whatever you are saying, if it is truth, it should be matching with the body language and the tone of your voice. That's how he assesses if you are saying lie or if you are saying truth. So the next is be honest, but don't be fool. Why I am saying that? If you are being honest, that is completely fine. In fact, I also say that you should be honest, but you should not be a fool. Fool in the sense you should not be telling uh, the truths which are not appropriate. Maybe there are some things जो आप ना बताओ तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बताने के बाद आपके नंबर कट जाएंगे. तो हमें ऐसे ट्रूथ नहीं बोलना. डू कवर द बेसिक नॉलेज अबाउट डिफेंस. ये भी इम्पोर्टेंट है. हालांकि ये हो सकता है आप जितने कई बार क्या होता है आप डिफेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, फिर वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता है, एंड देन वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जिसके बारे में आप ना जानते हो. तो उस टाइम पे भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना. चाहे आपने कितना भी पढ़ लिया हो, वो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसको आपको उसके बारे में पता नहीं होगा. बट एट दैट टाइम ऑल्सो यू डोंट हैव टू फील अंडर कॉन्फिडेंट. आपने जितना पढ़ा है उस पर बी कॉन्फिडेंट. जो नहीं आता बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि यू नो दैट एक ही आदमी को सब कुछ पता नहीं हो सकता. तो इसलिए कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना. नाउ बेसिक डूज एंड डोंट्स. लिसन केयरफुली टू द इंटरव्यूअर एंड वेट हिम टू फिनिश. ट्राई नॉट टू मेक इंटरव्यू रिपीट हिमसेल्फ. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ये आपको पता ही होगा, आप पेशेंटली सुनो उसकी बातें. कई बार क्या होता है, जब वो रैपिड फायर पूछ रहा होता है ना, तो पहला क्वेश्चन देने के बाद तो हल्का सा पॉज लेता है, तो हमें लगता है कि अच्छा सर क्वेश्चन पूछ लिया, एंड वी स्टार्ट स्पीकिंग. तभी उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. तो वेट पेशेंटली. आराम से 5 सेकंड वेट कर लो उसके बोलने के बाद. एंड व्हेन यू आर श्योर कि अब वो नहीं बोल रहा तो यू कैन कंटिन्यू. ऑलवेज मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक आपका आई कॉन्टैक्ट और दूसरा आपका स्माइल, ये दोनों कभी हटने नहीं चाहिए. फुल 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, जितना भी इधर आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपकी आंखें उनकी आंखों के साथ कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए, एंड एक स्माइल आपके फेस पर होना चाहिए. डोंट बी इन अ हरी टू गिव आंसर्स. सो गिव अ गैप ऑफ फ्यू सेकेंड्स बिटवीन हिज क्वेश्चन एंड योर आंसर. दैट एक्सप्लेन अर्लियर. स्पीक स्लोअर देन यूजुअल और एट ए स्पीड द इंटरव्यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड क्लियरली. कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा. लेट योर वॉइस शो एंथुजियाज्म. इसका मतलब क्या है? बी लाउड एंड क्लियर. और जहाँ पर स्ट्रेस आपको देना आपके आंसर में,
बी लाउडर देन नॉर्मल। उससे लग जाता है कि हाँ भाई आप जो बोल रहे हो उसमें आपको भी इंटरेस्ट है। इफ़ यू डोंट नो समथिंग से इट लाउड एंड क्लियर, डोंट शो लो कॉन्फिडेंस। ऐसे से डर लिए, पता है अच्छी बात, नहीं पता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी को सारी चीज़ें पता होंगी नहीं। Write hobbies and interests such that it adds to your wholesome development and keep a complete knowledge about it। इसका मतलब ये आपको सिर्फ हॉबीज़ में लिखने के लिए ऐसे कुछ भी नहीं लिखना, लाइक वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग बास्केटबॉल, क्योंकि जब आपका प्लेइंग वाला हैबिट है ना, वो तो आप स्पोर्ट्स सेक्शन में लिखोगे ही। तो डू नॉट रिपीट इट हेयर ऑल्सो। यहाँ पे आप जैसे डांसिंग लिख सकते हो, डांसिंग एड्स टू योर फिजिकल डेवलपमेंट। कुकिंग लिख सकते हो, अगर आपको फ़िटनेस में इंटरेस्ट है वो लिख सकते हो। ये सारी चीज़ आपकी आती है हॉबीज़। और इंटरेस्ट वो जिससे आपका भी कुछ ज्ञान नॉलेज में आपका डेवलपमेंट हो, वो अपने इंटरेस्ट में आ जाता है। एंड जो भी आप दोनों चीज़ लिखोगे, मेक श्योर आप उसके बारे में पूरा पढ़ के जाएँ। ऐसे नहीं होता कि मुझे कुकिंग आती है तो मुझे सब कुछ पता है, फिर भी आपको एक बार पढ़ना है उसके बारे में कि कौन कौन से कुजीन्स वगैरह होते हैं ना, उस टाइप से। देन गिव पिन पॉइंट आंसर्स एंड डू नॉट इलाबोरेट अनलेस आस्क्ड। ये काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं करते, वो पहले ही इलेबोरेट करने लग जाते हैं। अब अगर उसने मान लो 3 वीकनेसेस पूछी, तो आपने बताया फर्स्ट वीकनेस लेज़ी, और आप कैसे लेज़ी हो आप वो भी बताने लग जाते हो। दैट इज़ नॉट गुड थिंग। अगर उसको इंटरेस्ट होगा जानने में कि अच्छा बताओ लेज़ी कैसे हो, तो वो पूछ लेगा, और नहीं पूछेगा तो यू आर सेविंग हिज टाइम ऑल्सो, क्योंकि टाइम आपको 40-50 मिनट से ज़्यादा नहीं देने वाला। तो जो वो सोच कर आए पूछने के लिए, जिस चीज़ से उसको एसेस करना है, वो क्वेश्चन वो पूछेगा। अगर आपने एक्स्ट्रा बोला तो यू आर कटिंग डाउन दैट टाइम, फिर उसके बाद आपको नंबर कम मिलेंगे। एक्सेप्ट मिस्टेक्स, ह्यूमंस आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, बट कीप योर वॉइस जोश एंड कॉन्फिडेंस हाई। तो इसका मतलब क्या है, अगर इंटरव्यू के टाइम आपने कुछ आंसर्स दिए एंड उस पर लगता है, इंटरव्यू ने क्वेश्चन कर दिया और लगता है हाँ, आपको भी लगता है कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है इन द पास्ट, सो डोंट बी शाय इन एक्सेप्टिंग दिस मिस्टेक। बोलो येस आई हैव कमिटेड मिस्टेक। लाइक मेरे साथ भी ये हुआ था इन द गांधीनगर वाले में। ही आस्क्ड मी अबाउट एनसीसी, तो आई टोल्ड हिम कि हाँ एनसीसी अच्छी चीज़ है, ये वो, इट गिव्स यू द एक्सपोजर टू द डिफेंस फोर्सेस। तो उन्होंने सीधा पूछा कि आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया, मैंने एनसीसी कभी नहीं करी थी। तो आई सेड कि उस टाइम पे स्कूल टाइम पे मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो एनसीसी स्पोर्ट्स वाले पीरियड में होता था, इस वजह से मैंने उसको नहीं किया। और बाकी कॉलेज जब मैं आया तो आई वॉज नॉट मच अवेयर कि कॉलेज में भी एनसीसी किया जा सकता है, बिकॉज मेरे कॉलेज में नहीं था। तो उन्होंने बोला, वो फिर बोलने लगे कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो आप लोगों से भी पूछ सकते थे, किसी और से भी, आपके भी जो दोस्त एनसीसी में थे उनसे भी पूछ सकते थे, आपको ऐसे पता लग जाता। तो येस दैट वाज माय मिस्टेक कि मैंने ज़्यादा इसके ऊपर एक्सप्लोर नहीं किया। तो इस सीधा मैंने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि येस सर, आई इवन इवन टुडे आई रिग्रेट दैट आई हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे आपने ऐसा बोल दिया, ही सॉ दैट यस यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, बस इतने पे वो बात ख़त्म कर देगा, वरना आप जितने आंसर दोगे उसको और वो काउंटर क्वेश्चन करके आपको और परेशान करेगा। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज़ इम्प्रेशन मैनेजमेंट। अब आप कैसे बोलते हो, कई बार क्या होता है, कुछ कैंडिडेट आते हैं डल वॉइस के साथ, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक नहीं होती है, ऐसा उदास सा बैठते हैं, तो इंटरव्यूअर उसको खुद ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। तो उन लोगों को बस फिर वो क्या करता है, अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं इंटरव्यू की, वो अच्छे से नंबर भी नहीं देगा और आपको ऐसे ही भगा देगा। लेकिन अगर आप अपने आप अपीयरेंस ठीक रखोगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी सही होगा, वॉइस आपका सही होगा, फेस पे आपका ग्लो होगा, आप स्माइल के साथ प्रेजेंट करोगे, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका इतना अच्छा होगा कि वो भी खुद इंटरेस्ट आ जाएगा कि चलो आज कोई अच्छा कैंडिडेट मिला है। तो दैट फर्स्ट इंप्रेशन कैसे क्रिएट होता है, फर्स्ट इज़ PIQ। 25% इंप्रेशन आपका यहीं से आ जाता है। पी इंप्रेशन का मतलब क्या है, इंप्रेशन का मतलब है कि आप लिख कैसे रहे हो, क्या आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, क्या आप कोई डिटेल मिस नहीं कर रहे, क्या आपने फील्ड्स को प्रॉपरली फिल किया है, क्या आपने ओवर राइटिंग की है, क्या कटिंग की है। दैट इज़ वॉट क्रिएट द इम्प्रेशन ईयर। बाकी जो आप डेटा लिख रहे हो, डेटा का इंप्रेशन नहीं पड़ता, आपने इसको कैसे प्रेजेंट किया है उसका इंप्रेशन होता है। देन अपीयरेंस एंड बॉडी लैंग्वेज 40%,
इसलिए हमें प्रॉपरली नीट एंड अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाने होते हैं। आप अगर टाई टाई का काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होता है। टाई इज़ नॉट मैंडेटरी, बट हाँ अगर आप पहन के कंफर्टेबल होते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होते हो तो मतलब कुछ लोग होते हैं जो टाई के साथ कंफर्टेबल नहीं है, अब वो पहन के चले जाएंगे और बार बार वो अपने गले को छेड़ते रहेंगे, तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग। बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप टाई की आदत डाल लो थोड़ी सी। 4-5 दिन ऐसे पहनोगे आपको आदत हो जाएगी, उसके बाद आप पहन के जाओ, यू लुक लाइक अ जेंटलमैन। देन कम्स योर tone, pitch and pace of your voice, which contribute 25% and 10% what you say. 10% what you say initially, जब इंटरव्यू शुरू होने से पहले थोड़ी सी बातें होती हैं, वो वाला 10% है यहाँ पे। ना व्हाट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन? लो वॉइस, पोस्चर ऑफ सिटिंग, आप कैसे बैठते हो, रिलैक्स होके बैठना है। देखो आपका जो पीछे जो चेयर होती है उसके पीछे पे एक बैक होती है, तो आपका बैक और उस चेयर का बैक टच होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको टच नहीं करोगे, मान लो आप सीधा स्ट्रेट खड़े हो बैठे हो, तो मुश्किल से आप 20 मिनट ऐसा बैठ पाओगे, फिर आप ढूंढ आपकी बॉडी हिलने लगेगी, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इसलिए पहले ये रिलैक्स होके बैठ जाओ पीछे से, ओके, टच करके। स्क्रैचिंग नोज और हेड, ये आपका बॉडी लैंग्वेज में आता है। बोस्टिंग, अगर आप वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फेंकने लगोगे तो ये हो जाता है बोस्टिंग। देन लैक ऑफ कैरियर प्लान, ये भी काफ़ी लोगों का इशू होता है। अपना ग्रेजुएशन करके वो आइडल बैठे होते हैं, सारे होप्स उन्होंने एसएसबी पे लगा रखा होता है। फ्रेंड्स मान लो आपने एसएसबी क्लियर कर ली है, पर इसकी क्या गारंटी है कि आप मेडिकल भी पास हो जाओगे? आपने तो मेडिकल अपना करवाया है नहीं। तो इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप करियर प्लान अपना सेट करके रखें। डिफेंस के साथ आपका एक बैकअप प्लान क्या है वो भी आप सेट करके रखो। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अगर आपको अभी जॉब नहीं करना तो टेक पोस्ट ग्रेजुएशन, उसे स्टडी वगैरह करो, क्योंकि वो आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाता है। क्योंकि घर वालों ने तो आपको स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक पैसे लगा दिए, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, तो उस पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है यहाँ पे। फिर अगर उस पर क्वेश्चन आ गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। मैंने बताया ना, वो इनर क्वालिटीज़ है। यूज़ ऑफ एक्सक्यूज़, अगर आप कुछ नहीं कर पाए, जैसे मैंने बताया, अगर आपकी मिस्टेक थी एक्सेप्ट इट, एक्सक्यूज़ मत दो, एक्सक्यूज़ इज़ नॉट फेवरेबल इन डिफेंस। फेलियर टू गिव कंक्रीट एग्जांपल ऑफ स्किल और इवेंट, अगर आपने कुछ चीज़ें स्ट्रेंथ बताई हैं या वीकनेस बताई हैं, वहाँ पे अगर उसने पूछ लिया कि एक एग्जांपल दो या कुछ ऐसा इंसिडेंट बताओ, अगर वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं बता पाते, दैट ऑल्सो क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। इसलिए बोला जाता है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करके जाओ। व्हेन यू डू इंट्रोस्पेक्शन, आप अगर ट्रुथ बोल रहे हो तो वो इंसिडेंट्स आपके लाइफ में काफ़ी बार हो रखे होंगे, आप वो बताओगे। एंड वाइल टेलिंग दैट इंसिडेंट, आपके आइज़, वॉइस, इन सब और बॉडी लैंग्वेज में आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये बंदे ने सच में वहाँ पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर झूठ बोलोगे तो वही आपका बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। देन अनफेवरेबल फॉर इम्प्रेशन मैनेजमेंट, पहले डिक्रीजिंग परफॉर्मेंस, ये ऐसा है कि मतलब आपका परफॉर्मेंस 10th में 90% और 12th में 60%, ऑफकोर्स यहाँ पे उसको कुछ अब डाउट आ जाता है, इम्प्रेशन में फ़र्क आएगा। अगर अब आपने यहाँ पे कोई कंक्रीट आंसर नहीं दिया तो ऑफकोर्स वहाँ पे आपको नंबर कट जाएंगे। हो सकता है कोई रीज़न भी रहा हो जिसकी वजह से वैसा हुआ हो, तो उससे से अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो नो बिग प्रॉब्लम। बीइंग डिपेंडेंट विच इज़ अनएम्प्लॉयड, दैट ऑल्सो क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। डिस्प्लेइंग बैड एटीट्यूड, अच्छा ये अनएम्प्लॉयड वाला सिर्फ ग्रेजुएशन वाले एंट्रीज के लिए है, जो ग्रेजुएट होने के बाद कुछ ना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ना जॉब कर रहे हैं, और ना ही होम ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। बिकॉज आप जब होम ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ा रहे होते हो तो यू आर नॉट दैट डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली, तो इसे सिर्फ उनके लिए जो फुली अनएम्प्लॉयड होके बैठे हैं। देन डिस्प्लेइंग बैड एटीट्यूड, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी दो चीज़, मान लो पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कंपेयर दिल्ली विद कोलकाता, तो इधर आप कोलकाता की अच्छी चीज़ें बता रहे हो लेकिन दिल्ली की ख़राब चीज़ें बता रहे हो, दैट इज़ डिस्प्ले ऑफ बैड एटीट्यूड। अगर आपको बताना ही है तो बताओ दिल्ली किस चीज़ में अच्छी है, कोलकाता किस चीज़ में अच्छा। देन ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेशंस, इसका मतलब यह है कि जो लिमिटेशन वो है जो, मतलब मान लो यू बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, आपने पीआईक्यू में लिख दिया, आपने
फादर का ऑक्यूपेशन लिखा हुआ, वहाँ पे इनकी इनकम लिखा हुआ, तो इंटरव्यूअर समझ गया कि हाँ आपकी ये लिमिटेशन है। लेकिन उस टाइम पे जब उसने कुछ क्वेश्चन पूछा और आपने बोला कि सर मैं पुअर हूँ इस वजह से मैं ये नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड। तो ये वाली लिमिटेशन है, शो योर कैपेबिलिटीज़, डोंट ब्लेम एनीवन एल्स फॉर समथिंग यू कुड नॉट डू। अगर आपका स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन कम है तो आप वो ब्लेम कर दोगे पापा के, नहीं मेरे तो पापा ने बोला कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, इस सब पे मत करो, दैट इज़ नॉट अ गुड आंसर। कम अप विद एनीथिंग एल्स। अवॉइड ब्लंडर, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। एज ए सेड, अगर कुछ पूछ ले कि अच्छा बताओ तुम्हें टीचर्स कौन से अच्छे नहीं लगे, तो आपने एक टीचर का नाम बताया, उनको क्रिटिसाइज़ करने लगे कि वो ऐसा नहीं पढ़ाते वैसा नहीं पढ़ाते, सोते रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना। डोंट लाई, पहले बता दिया। कुछ लोग लाई कर लेते हैं, अगर आपको लाई करना है ना, मैंने आपको बताया जब आप लाई करते हो, व्हाट ही सीज, योर आई कॉन्टैक्ट, योर वॉइस एंड योर बॉडी लैंग्वेज, कि आप कहीं नोज़ पे हाथ रख रहे हो, सर पे हाथ रख रहे हो, आपके हाथ हिल रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उन चीज़ों को पता लग जाता है कि येस यू आर लाइंग। अगर आपने वो 3 चीज़ें ठीक कर ली और उसके बाद आपने जो लाइव बोला है उसके ऊपर आपने थोड़ा रिसर्च कर लिया है, उसके कुछ काउंटर क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो यू कैन डेफिनेटली स्पीक लाइव। ज़्यादातर लोग लाइव कहाँ बोलते हैं, जब उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। मैंने भी बोला था जब एक लाइव, लेकिन ठीक है, ये इन चीज़ों का आपने ख्याल ख्याल रख लिया तो वो उनकी पकड़ में नहीं आती। और अगर आपने ठीक ठाक सभी बोला है ना, तो वो ज़्यादा काउंटरैक्ट भी नहीं करते फिर। इनडिस्क्रिमिनेट बिहेवियर इन प्राइवेट लाइफ, सीधा से बात है यहाँ पे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिजिकल इंटीमेसी, मान लो अगर आप करते भी हो तो भी आपको वहाँ पे आके नहीं बताना। यही वाला बात है ना, बी ऑनेस्ट बट डोंट बी फूल, वो चीज़ यहीं पर आके रखती, क्योंकि उसने तो अब सिर्फ से पूछा ही है, प्रूफ तो मांग नहीं रहा, आपका ब्लड चेकअप करवा नहीं रहा, तो इसको ना ही बोलो तो ही बेटर है। देन वॉट एवर बी द सिचुएशन, ऑलवेज कीप स्माइल ऑन फेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतने में आपका इंटरव्यू, अब बस करना क्या है, आपको अपना पीआईक्यू अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो भी क्वेश्चन आप उसमें सोच सकते हो वो प्रिपेयर कर लेना है। बाकी दूसरे लोगों का इंटरव्यू देखो, वहाँ पे क्या पर्सनल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेनली पर्सनल क्वेश्चंस, वो प्रिपेयर कर लो। उसके ऊपर आप क्या खुद के लिए काउंटर क्वेश्चन सोच सकते हो, वो भी लिख के उसको भी प्रिपेयर कर लो। इतना करने के बाद आपको बस अपना बॉडी लैंग्वेज सही रखना है, वॉइस सही रखना है और स्माइल ऑन द फेस। इन 3 चीज़ों से आपका इंटरव्यू 100% क्लियर हो जाएगा। सो बिफोर वी मूव ऑन द ग्रुप टेस्टिंग, अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन क्लियर इट नाउ। regarding the interview. हेलो। या हेलो। या सर, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि कुछ लोगों की आदत होती है कि क्वेश्चंस के आंसर करते वक्त थोड़ा हैंड्स के मूवमेंट होते हैं, तो क्या ये हैंड मूवमेंट, मतलब क्या जैसे हम लोग बातें करते हैं उसके दौरान जो हाथ मूव होता है वो वाली चीज़। नो लाइक होता ना, लिटिल हैव हैंड मूवमेंट्स अपने टेरिटरी में ही, लेकिन हाँ हाँ हाँ, लाइक आई इट हैव इज़ अ हैबिट ऑफ। परमिसेबल। अच्छा। ज़्यादा नहीं करना आपको, कभी कभी हो जाता है सीन, मैंने खुद भी किया है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। हैंड मूवमेंट में कौन सी मैंने आपको रेस्ट्रिक्ट करने बोली, जैसे आप नाक खुजलाते हो या अपने सर खुजलाते हो, वो वाली चीज़ें नहीं करनी है आपको। एंड अगर कभी ऐसा हुआ कि दे आर आस्किंग सम पर्सनल क्वेश्चंस एंड हमें उसका आंसर नहीं देना है, तो क्या हम उन्हें मना कर सकते हैं या फिर वी हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस? अब डिपेंड करता है वो कौन से पर्सनल क्वेश्चन हैं। इफ़ यू कैन गिव एग्जांपल, लाइक देखो दो यस सर। तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो चीज़ आपने खुद बताई हो, अगर वही चीज़ सबसे आपने उसको एलेबोरेट नहीं किया लेकिन आपने बोल के छोड़ दिया, अगर वो पूछ रहा है तो फिर आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन होता है जैसे सीक्रेट्स वाला, कि डू यू हैव एनी सीक्रेट हुम टू यू शेयर, तो आपने बता दिया हाँ मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करता हूँ सीक्रेट्स। उसके बाद वो पूछेगा कि ठीक है 2 सीक्रेट्स बताओ,
टेल मी ट्रू सीक्रेट्स विच हैव शेयर्ड। देन यू कैन डिसाइड कि आपको बोलना है या नहीं बोलना। फिर आप उनको मना भी कर सकते हो कि सर, सिंस आई ओनली डिस्क्लोज सीक्रेट्स टू माई बेस्ट फ्रेंड्स, वंस वी बिकम बेस्ट फ्रेंड्स देन आई विल श्योरली टेल यू। तो ऐसे आप उनको मना कर सकते हो, वरना अगर कोई ज़्यादा बड़ी सीक्रेट नहीं है तो वो बता भी सकते हैं। ओके, थैंक यू। Okay friends, so let's move on to group testing. So in GTO he is looking at how better you are in a group। अभी जो दो चीज़ें हुई हैं, आपके साइकोलॉजी और इंटरव्यू, या आपके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज हैं। अभी आपको ग्रुप ने इफेक्ट नहीं किया। जीटीओ में आपके साथ आपका ग्रुप होता है, तो आप ग्रुप में कितने बेटर हो वो यहाँ पे देख लेते हैं। टेस्ट मोस्ट ऑफ द लीस्ट ट्रेनेबल क्वालिटी, हैंस परफॉर्मिंग गुड बिकम्स इम्पोर्टेंट। जो मैंने आपको 6 लीस्ट ट्रेनेबल क्वालिटीज़ बताई थी, उन सब का रियल टेस्ट यहाँ पर होता है। बीट कोऑपरेशन, बीट एडेप्टेबिलिटी, बीट करेज, ये सारी चीज़ें आपकी जीटीओ में मेनली देखी जाती है। और यहाँ पर अगर उसने बोल दिया, जीटीओ ने अगर बोला कि इसका कोऑपरेशन ठीक नहीं है, तो वो बेटर इंटरव्यूअर और साइकोलॉजिस्ट उतने अच्छे से नहीं बता पाएगा। तो जीटीओ के इन चीज़ों पे वेटेज ज़्यादा होती है, इसके पॉइंट्स को ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं इन कॉन्फ्रेंस। ही वॉन्ट्स टू सी द लीडर एज वेल एज अ टीम प्लेयर इन यू। आप ग्रुप को मुश्किल में लीड करो, वो दिखता है, वो देखना चाहता है। एंड जब ग्रुप मूव कर रहा है तो उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट करो एज अ टीम प्लेयर, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि आप ग्रुप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को नहीं चाहिए होता डिफेंस में जो डिस्ट्रैक्ट करे टास्क से। ही वॉन्ट्स टू सी हाउ इन्फ्लुएंशियल यू आर इन द ग्रुप। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ जीटी। हमें पता है काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होती है और उसका एक मतलब भी है। द फर्स्ट इज बेसिक सीरीज, जिसमें सबसे पहले आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। सेकंड नंबर पे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, एंड देन ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। इसके बाद आती है कन्फर्मेटरी सीरीज, जिसमें 4 चीज़ें दोबारा होती हैं, विच इज़ हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड कमांड टास्क। एंड फाइनली द लास्ट वन इज फाइनल सीरीज, जिसमें फाइनल ग्रुप टास्क होता है। नाउ इन बेसिक सीरीज जीटीओ टेस्ट एवरी कैंडिडेट टू शॉर्टलिस्ट whom to test further। कैंडिडेट फेल्ड हियर बाय जीटीओ इज फेल्ड फ्रॉम हिज साइड। इसका मतलब ये है, आप 8 लोग हो और 8 लोगों को एक साथ असेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो शुरू के ये जो 4 टेस्ट होते हैं, इसी में वो ये फैसला कर लेता है कि किसको टेस्ट नहीं करना, तो उन 1-2 कैंडिडेट्स को वो साइड कर देता है। बाकी 4 से 6 में बेसिकली जीटो कहता है कि इसमें रैंकिंग करता है। मान लो चेस्ट नंबर 1 to 8 है, 1 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो रैंकिंग में 1 को सबसे ऊपर रखता है। उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे लीस्ट परफॉर्म किया है चेस्ट नंबर 6 ने, तो उस रैंकिंग के लिस्ट में सबसे नीचे 6 होगा। सो ही कीप्स अपडेटिंग दैट रैंकिंग। अब यहाँ पर उसने देख लिया आप जीटी में कैसे बोल रहे हो, जीपी में कैसा किया है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपने कैसे अच्छे आइडियाज़ दिए, और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में आपने कैसा परफॉर्म किया। इसके बेस पर अपनी रैंक बना ली, और उस रैंकिंग स्ट्रक्चर में जो सबसे लास्ट में हुआ उसको वो साइड कर देता है उसको। अब वो बंदा चेस्ट नंबर मान लो 6 जो सबसे लास्ट में था, अब अगर वो हाफ ग्रुप टास्क में कैसा भी करता है उसको इग्नोर करेगा वो जीटीयू। ही विल फोकस ऑन दोज कैंडिडेट्स जो रैंकिंग में आगे है। नाउ इन कन्फर्मेटरी सीरीज द जीटीओ confirms his testing and makes his final mind whom to give how much number। यहाँ पे उसने कमांड टास्क में आते आते उसने फाइनल कर लेना है कि किस कैंडिडेट को कितने नंबर देने हैं। इसके बाद वो किसी का नंबर चेंज नहीं करता। देन इन दी फाइनल सीरीज ये आपका टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी होता है। अगर टेस्ट नंबर 1 ने हमेशा से अच्छा किया तो यहाँ भी अच्छा करेगा, और अगर वो नहीं करता है तो फाइनली उसके थोड़े से नंबर वो कट करता है। बाकी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बाकी जिनको जितने नंबर दिए दे आर फाइन विद दैट। ना हम इसको एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। सो फर्स्ट इज़ ग्रुप डिस्कशन। इसमें आपके 2 टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट इज़ हाई लेवल, जो कि आपका इंटरनेशनल होगा या जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड होगा। एंड सेकेंड इज सोशल टॉपिक रिलेटेड टू इंडिया। डूज एंड डोंट्स, पिक वन लीड वाइजली एंड स्टिक टू इट।
सो एज टू कन्विंस द ग्रुप। सिंपली क्या करना है, जब आप इसमें जीटी का टॉपिक सुनोगे तो हमेशा ऐसा रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। व्हेन द वर्ड कम्स मोस्ट, इसका मतलब ही यही है कि सबसे ज़्यादा वाला, और ये मोस्ट कोई एक ही होगा ना, दो तीन तो होंगे नहीं। तो इसके नीचे जो आपको जो तीन लीड दिए ना, उसमें से आपको किसी एक लीड को ही पकड़ना है। और करना क्या है कि आपको ये बताना है कि यस दिस लीड इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। दूसरा कैंडिडेट दूसरा लीड पकड़ेगा, वो बोलेगा नहीं दिस इज़ द मोस्ट। थर्ड वाला थर्ड लीड लेके बोलेगा नो दिस इज़ द मोस्ट। अगर डिफरेंस इन ओपिनियन होगा तभी आपका ग्रुप डिस्कशन चलेगा। अगर सारे लोग एक ही चीज़ बोलने लगे, या सारे लोग मान लो तीनों चीज़ बोलने लगे, तो वहाँ डिस्कशन ज़्यादा नहीं होगा। एंड आप ऑफ द टॉपिक भी जा रहे हो, क्योंकि आपको टास्क मिला है मोस्ट वाला। तो दैट इज़ वाई आपको कन्विंस करना है टू द ग्रुप दैट yes this lead is the most influential, but if you run out of points then you can change lead but do not speak on all three। लेकिन ना कई बार ये भी होता है कि एक लीड पे आपके पॉइंट्स ख़त्म हो गए, या जो आपने बोलना था वो किसी और ने बोल दिया, अब आपके पास कोई पॉइंट नहीं है। तो चुप रहने से बेटर है आप अपनी लीड चेंज करो और फिर उसके ऊपर बोलो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मैंने पहले पे बोली, अब दूसरे पे बोलता हूँ, फिर तीसरे पे बोलता हूँ। स्पीक इफेक्टिवली फॉर एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स। इफेक्टिवली का मतलब क्या है कि जब आप बोल रहे हो तो बाकी सारे सुन रहे हो, आपको बस ऐसा मोमेंट क्रिएट करना है ग्रुप डिस्कशन में। और ये अगर आपने 5 से 6 बार कर लिए दैट इज़ इनफ। उसके बाद डोंट बी डोमिनेंट एंड लिसन टू अदर्स ऑल्सो। ज़्यादा बोलना नहीं हो पे। आपको डिबेट के लिए नहीं गए हो कि सिर्फ आप ही बोलोगे, आपको अपने व्यूज़ बताने हैं एंड दूसरे के व्यूज़ भी सुनने हैं। एक गुड स्पीकर को पहले गुड लिसनर होना पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर सीइंग इन द ग्रुप डिस्कशन। क्योंकि अगर आप दूसरे को सुनते भी हो ना, तो दैट शोज़ योर कोऑपरेशन एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी, और ये दोनों आपके कोर क्वालिटीज़ हैं। तो इसलिए ये मैंने बोला था ना कि क्योंकि ये कोऑपरेशन और एडेप्टेबिलिटी आपके ग्रुप के साथ ही देखा जा सकता है, और वो यहाँ पे जीटो देख लेगा। अगर आप यहाँ पे कोऑपरेटिव नहीं हुए ना, चाहे इंटरव्यू और साइकोलॉजी दोनों बोले कि कोऑपरेटिव है, पर आपको मानेंगे नहीं कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। सो इसमें जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, जो वहाँ पे स्टोरी पढ़ी जाए, जो आपको मैप दिखाया जाए, वो आपको ध्यान से सुनना है। कई बार आप वो मैप एक्सप्लेन कर रहा होता है, आप यू डोंट पे अटेंशन, उसके बाद वो आप छोटी मोटी गलतियाँ करते हो जो जीटो के हिसाब से काफ़ी बड़ी गलती हो जाती है। कीप डिटेल्स इन माइंड एंड यूज इट इन योर आंसर्स। जो डिटेल्स आपने स्टोरी में पढ़ी है या जो आपने मैप में देखा है, उसी डिटेल्स को आपको स्टोरी में लिख के उसको दिखाना है आपके सोल्यूशन में। एंड सोल्यूशन का फॉर्मेट क्या होता है, ये 4 पॉइंट होते हैं। पहला आपको एम लिखना होता है। एम क्या होता है, जैसे होता है कि आप फ्रेंड्स आए हो एक पार्टी अटेंड करने, एंड देन शाम के 7 बजे तक आपको कॉलेज पहुंचना है फॉर सम सेरेमनी। तो योर एम बिकम्स टू रीच कॉलेज एट बिफोर 7 PM टू अटेंड द सेरेमनी। दैट इज़ योर एम। उसके बीच में आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम मिल गए, तो इन प्रॉब्लम्स को जब आप लिखोगे 1 2 3 4 करके, तो वो प्रॉब्लम्स होनी चाहिए प्रायोरिटी वाइज। आप पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, वो होगा प्रॉब्लम नंबर 1। हालांकि होगा क्या, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आप ये चीज़ें साइमल्टेनियसली कर रहे होगे, लेकिन लिखते हुए तो आप एक एक करके लिखोगे ना। इस वजह से जब हम लिख रहे हैं तो हमें प्रायोरिटी वाइज लिखनी है। उसके बाद आता है रिसोर्सेज। अगर आप रिसोर्सेज ना भी लिखो तो भी चलता है, पर रिसोर्सेज शो कि आपने क्या ग्रैस्प किया है, आपने क्या समझा है, वो आपका रिसोर्स बता देता है। हालांकि आप ये रिसोर्सेज अपने सॉल्यूशन में भी यूज़ कर रहे होगे तो वहाँ भी दिख जाएगा। तो इसलिए अगर आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो तो रिसोर्सेज लिख दो, वेल एंड गुड। नहीं भी लिखते हो तो भी इज़ फाइन, क्योंकि आप उसको सॉल्यूशन में लिख रहे हो, ना कम सोल्यूशन। सोल्यूशन आपको उसी ऑर्डर में लिखना है जैसे आपने प्रॉब्लम लिखा है। प्रॉब्लम नंबर 1 जो लिखा है, सॉल्यूशन में भी 1 नंबर डाल के आपको उसका सोल्यूशन लिखना है। सेम गोज़ फॉर 1 2 3 4। ना जैसे मैंने बताया, प्रायोरिटाइजिंग प्रॉब्लम वाइजली ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू सेविंग लाइफ। कई बार क्या होता है, एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि एक एक्सीडेंट हो चुका है, एक जगह मान लो वाटर टैंक को पॉइजन कर दिया है एक मेले में, और मेला शुरू होने वाला है 12 बजे, और एक जगह ट्रेन का ट्रैक भी डिस्टर्ब कर दिया है, ट्रेन आने वाली है 1:30 बजे। तो इन तीनों केस में सेविंग लाइफ ही आ रहा है
प्रॉब्लम। लेकिन देखो पहले वाले में क्या है, एक्सीडेंट हो चुका है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, वो बंदा ब्लीड कर रहा है, तो ही नीड्स अर्जेंट अटेंशन, ही कैन नॉट वेट। तो जो सिचुएशन विच कैन नॉट वेट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो एक्सीडेंट के केस 99% ऑफ द टाइम फर्स्ट प्रायोरिटीज़ ही रहेंगी आपकी। बाकी सेकंड थर्ड में आपको टाइम का देख लेना है। अब अगर मेला 12 बजे स्टार्ट होने वाला है और ट्रेन 1:30 बजे आने वाली है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा 1.5 घंटे का टाइम है, तो सेकंड प्रायोरिटी आपकी मेला हो जाएगी, वाटर पॉइजनिंग, एंड थर्ड प्रायोरिटी आपकी वो ट्रेन हो जाएगी। ऐसा आप डिसाइड कर सकते हो। और दूसरा, सोल्यूशन में लिखते वक्त जब आपने अपना सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो एंड में आपको मतलब उस सोल्यूशन के जस्ट नीचे, सोल्यूशन नंबर 1, उसके जस्ट नीचे आपको लिख देना डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा और टाइम कितना लगा होगा, आपको वो एस्टिमेट करके वहाँ पे लिख देना। ये ज़रूरी लिख देना, डिस्टेंस एंड टाइम, ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। एंड एंड में डू नॉट सेल्फ नॉमिनेट टू गिव द ग्रुप सोल्यूशन। एंड में वो जीटीओ पूछेगा किसी एक को नॉमिनेट करो फॉर द ग्रुप सोल्यूशन, सो डोंट नॉमिनेट योर सेल्फ। नाउ कम्स टू द लेक्चरेट। लेक्चरेट में सिंपल है, सिलेक्ट अ गुड टॉपिक टू स्पीक। जीडी एंड लेक्चरेट दोनों के लिए आपको अपना करंट अफेयर बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओगे तो दैट विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। लेक्चरेट में माई बेस्ट फ्रेंड, माई स्कूल, माई टीचर, ये सब टॉपिक आपको बिल्कुल, जब कुछ ना बचे ना तब आपको ये सारी चीज़ें उठानी है। वरना तो आप अपना प्रिपेयर करके जाओ करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड टॉपिक पे आप बोलो। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इन माइंड्स, यू मे डिवाइड इन सब ग्रुप्स बट डोंट टेल इन द बिगिनिंग दैट विल बी डिवाइड इन द ग्रुप। इसका मतलब यह है कि आपने टॉपिक सोच लिया, अब आपने उसको टॉपिक को 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। तो कुछ लोग होते हैं शुरू में बता देते हैं कि आई हैव डिवाइड माई टॉपिक इन 4 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1। दिक्कत क्या होती है कि जीटीओ ने आपको बोला नहीं डिवाइड करने के लिए, टाइम आपके पास सिर्फ 3 मिनट है, बीच में अपना पॉइंट नंबर 1 ज़्यादा बोल दिया, 2 के लिए आपको थोड़ा टाइम मिला, और 3 के लिए तो टाइम ही नहीं बचा, आपकी सेकंड घंटी बन चुकी है, आपको सिर्फ कंक्लूड करना है। तो उस केस में आप अपना पॉइंट नंबर 3 मिस करके 4 का थोड़ा बोल के और आप अपने कंक्लूजन पे आ गए, तो दैट इज़ अ मिस्टेक ना। एक तो आपने 4 टॉपिक बोल के आपने तो अपना टाइम भी वेस्ट किया, ऊपर से आपने उसको कवर भी नहीं किया। तो सिंपल है, अगर आपने 4 पॉइंट पे डिवाइड किए भी हैं तो सीधा आप मूव कर जाओ, पॉइंट नंबर 1 बोल के आई नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2, ऐसा भी कर सकते हो। वरना यहाँ पे दो अप्रोच और है, फर्स्ट इज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इसमें भी डिवाइड कर सकते हो कि जो भी टॉपिक मिला उसका पास्ट, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे शुरू हुआ, वाई इट केम टू द एग्जिस्टेंस, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एंड इसके फ्यूचर में इसके क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। देन सेकेंड इज व्हाट, हाउ एंड वाई। इसमें भी आप कर सकते हो WWH, वाई व्हाट हाउ, वो क्यों आया, क्या उसमें हो रहा है, और आगे वो कैसे होगा। तो ऐसा वैसे भी कर सकते हो। GTO सीज हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर टॉपिक, वहाँ पे आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, तो यहाँ पर वो चेक हो जाता है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आई कॉन्टैक्ट विद द ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट, बिना आई कॉन्टैक्ट के देखो यहाँ पे तो कहीं काम नहीं चलना, ना इंटरव्यू में ना यहाँ पे। आई कॉन्टैक्ट शोज द कॉन्फिडेंस इन यू, स्पीक स्लोली एंड रिमेन कॉन्फिडेंट। कुछ लोग जब नर्वस होते हैं वो जल्दी जल्दी बोल जाते हैं टॉपिक, तो अगर आप ज़्यादा तेज़ बोलते हो तो दैट शोज़ योर नर्वसनेस। और स्लो बोलने से क्या होता है, आपके जो नेक्स्ट आप ब्लैंक नहीं जाओगे, तो आपके बीच में कोई बड़ा पॉज नहीं आएगा, आप आराम आराम से बोल रहे हो, जो आपके नेक्स्ट थॉट्स होते हैं ना वो आपके सीधा माइंड में लोड होते जाते हैं और आप धीरे धीरे डिलीवर करते जाते हो। ट्राई टू फिनिश ऑफ विद इन टाइम एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऐड योर टेक और ओपिनियन। उस टॉपिक पे आप क्या सोचते हो, आपका क्या विचार है, वो आपको एंड में बताना ही है, ये नहीं बोलना। नाउ दैट्स कम्स इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में जीटीओ हैज़ नथिंग टू डू विद हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स यू डू। आप 12 कर रहे हो, 15 कर रहे हो या 4 कर रहे हो, उससे उसको लेना देना नहीं है, बट हाउ यू अप्रोच दैम इज़ इम्पोर्टेंट।
मेक श्योर यू डोंट ब्रेक एनी कलर रूल। अब आप अप्रोच कैसे करोगे? आपने मान लो कमांडो वॉक है, कमांडो वॉक के साइड में रेड है, आप चढ़ते वक्त अपने रेड को ही छू लिया, तो दैट शोज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपका डाउट हो जाएगा, क्योंकि उसने कलर पहले ही बता रखा है। एक तो ये चीज़ हो गई कि आप रूल कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, रूल का क्या कर रहे हो आप। दूसरी चीज़ है पाथ सिलेक्शन। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में आपने देखा होगा वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, तो उस रैंडम अरेंजमेंट में एक या दो पाथ ऐसे होते हैं जहाँ से आप कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो यही देखते होता है आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है। अगर आपने सही पाथ पकड़ा है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, बाकी आपने गलत पाथ पकड़ा है तो एवरेज नंबर मिलते हैं। लास्टली, डू नॉट स्किप एनी ऑब्स्टिकल। अगर आपने स्किप कर दिया बिना ट्राई किए ना, बिना ट्राई किए आपको स्किप नहीं करना। अब भले मान लो एयरफोर्स में रोप क्लाइंबिंग होता है, अपने आप मोटे हो, आपसे नहीं होगा, आप ये जानते हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे ट्राई करके दिखाओ कि यस आई हैव ट्राइड, मुझसे नहीं हो रहा इसलिए मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा करो, आप सीधे स्किप मत करो, क्योंकि वो फिर करेज पे डाउट क्रिएट करता है, एंड करेज इज़ योर कोर क्वालिटी। नाउ कम्स पीजीटी, एचजीटी एंड एफजीटी। इन तीनों में हमें पता है आइडियाज़ लिखने, आउटडोर टास्क है। सो हियर गिविंग आइडिया इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड गिव सॉलिड एंड सुटेबल आइडिया, स्टेबल भी। जो आप आइडिया दे रहे हो ना, सिर्फ ऐसा बोलने के लिए आइडिया नहीं होना चाहिए, वो वर्केबल होने चाहिए, वो स्टेबल होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने फालतू फालतू आइडिया दिया ना तो बाद में ग्रुप ही आपका नहीं सुनता। देन डोंट बी डोमिनेंट। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, लिसन टू अदर्स एंड आस्क, एंड एज अ टास्क हियर इज टू कंप्लीट द ऑब्स्टेकल, नॉट टू प्रूव हुज आइडिया इज बेस्ट। जो आपको टास्क दिया ना, पूरी टीम को दिया गया है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। अब कौन सा रास्ता बेस्ट है ये आपको डिसाइड नहीं करना, वहाँ पे कंपटीशन इसका नहीं है। आप सब पार कर ले रहे हो, ये आपका टास्क है। तो अगर आपको नहीं आता है आइडिया, ठीक है, गिव चांस टू अदर्स, शो योर कोऑपरेशन, हेल्प हिम अप्लाई हिज आइडिया, और आप मूव करो और आगे वाले में अपना आइडिया दो। स्टेप फर्स्ट सो दैट यू कैन शो योर सोल्यूशन एंड मेक द ग्रुप मूव अहेड। अगर मान लो आप सबसे चेस्ट नंबर 1 थे और फट्टा बल्ली मिलके चेस्ट नंबर 5 और 6 को, क्योंकि वो बीच में खड़े थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही उन्होंने फट्टा रखा आप उसके ऊपर चढ़ के आगे चले जाओ। जब आप आगे पहुंच गए तो वहाँ पे आप, ऑब्वियस सी बात क्या होगी, आपको पीछे से फट्टा आएगा और तब आप आगे आइडिया लगाओगे, तो देयर यू कैन शो योर आइडिया। और यहाँ पे देखो पीजीटी जीटी एफ जीटी में वो सिर्फ तुम्हारे आइडियाज़ ही देख रहा है कि तुम कैसे लगा रहे हो, तो लगाने के लिए ऑफ कोर्स तुम्हें आगे जाना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन। पीछे से रह के आप भले आइडिया बोल सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है ना आगे वाला बंदा आपका सुनेगा। सो डोंट बी एग्रेसिव ऑल्सो, यूज़ वर्ड्स लाइक प्लीज़ टू गेट द अटेंशन ऑफ द पर्सन हु इज़ नॉट लिसनिंग। कुछ लोग हो जाते हैं जो आप नहीं सुनेंगे या खुद की करेंगे, तो बी पोलाइट टू देम एट ऑल कॉस्ट। आपको यहाँ पे वही है, कोऑपरेशन और एडेप्टेबिलिटी में कोई डाउट आपको क्रिएट नहीं करना, वो उसके नंबर कटेंगे, ठीक है, आपको भी पता लग जाए कि यस उसके नंबर कट रहे हैं, तो ठीक है, बी पोलाइट, ताकि उसके नंबर आपको मिल जाए। एंड नाउ कंसेप्ट ऑफ कैंटिलीवर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो आइडियाज़ होते हैं पीजीटी जीटी एफ जीटी में, वो कैंटिलीवर के ही होते हैं। तो मैं कैंटिलीवर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैंटिलीवर इज़ मेड बाय फल्क्रम, जिसको हम पिवेट भी बोलते हैं, पिवेट, जिसके ऊपर, जैसे मैंने फट्टा लिया हुआ है, फट्टा को किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है, तो दिस इज पिवेट और द फल्क्रम। एंड एफर्ट और द फिक्स्ड एंड। एफर्ट में जो एंड में उसको हमने डाला हुआ है, जिसकी वजह से अब ये फिक्स कर दिया है। अब ये क्या है, ये नीचे कोई सपोर्ट, अब कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाए, मान लो ये एफर्ट नहीं होता यहाँ पे और यहाँ पे कोई खड़ा होता, तो ये नीचे हो जाता और ये ऊपर उठ जाता, तो उस ऊपर को उठने के लिए, बचाने के लिए जो हम लगाते हैं उसको बोलते हैं एफर्ट। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 इंचेस। जो एफर्ट और फल्क्रम के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 6 से 9 इंचेस या इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। और बेस्ट कितना रहता है, आपका जो शोल्डर विड्थ है अगर उतना है तो वो बेस्ट है, मतलब वो काफ़ी स्टेबल होता है। ये जैसे जैसे ये इस, अगर मैं इसको मूव करूँ ना, ये जो
फल्क्रम है, उसको मैं आगे मूव करूँगा ना तो उतना अनस्टेबल होता जाएगा। तो जब भी आप आइडिया बना रहे हो ना, खासकर कैंटिलीवर वाला, तो आप देख लेना कि दोनों में एक ही ऊपर नीचे तो नहीं लगा रहा, क्योंकि उस पर आइडिया बनता नहीं है फिर वो। द स्ट्रक्चर इन द डायरेक्शन यू वांट टू एक्सटेंड इज ऑलवेज द फल्क्रम। मान लो आपको इसी तरफ जाना है और इस तरफ आपको बीच में जो भी दिखता है ना स्ट्रक्चर, वो आपका ऐसा फल्क्रम यूज़ हो सकता है। तो बस आपको पीछे से देखना है कि मैं किस चीज़ से इसको फिक्स कर सकता हूँ। ऑल प्रोजेक्शन एंड कट्स इन द ग्राउंड इज एफर्ट। जितने भी कट्स वगैरह लगे होते हैं, मान लो एक सिलेंड्रिकल ये जैसे पोल है, इसके बीच में छेद होता है, होल होता है यहाँ पे, तो ये जितने भी आपके कट्स होते हैं ये आपके एज अ एफर्ट यूज़ होते हैं, वहाँ पे आप पीछे फिक्स कर सकते हो उनको। इफ़ यूजिंग रोप एज एफर्ट टाई इट लोअर देन द हाइट ऑफ द फल्क्रम। देखो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये आपकी हाइट ऑफ फल्क्रम है। मान लो यहाँ पे दो पोल है, उसके बीच में आपने रस्सी बांधी है, तो इनिशियली आप उस रस्सी को नीचे बांधो, क्योंकि जब वहाँ पे फट्टा लगेगा और एक बंदा आगे खड़ा होगा तो रस्सी की नेचुरल टेंडेंसी होती है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि वो रिजिड मटेरियल नहीं है। तो जब वो ऊपर जाएगी हमें करना क्या होता है, हमें ये जो एफर्ट लग रहा है ना, एफर्ट एंड पिवट, इन दोनों के बीच में जो हाइट है, हाइट मतलब ये वाली डिस्टेंस, अगर मान लो ये ऊपर होता, एफर्ट ऊपर होता और ये यहाँ पे नीचे होता, तो हमारा फट्टा सीधा नहीं होता, हमारा फट्टा ऐसा इनक्लाइंड होता है ऐसा। तो ये हमको ये नहीं करना ना, हमको ऐसा नहीं रखना, हमको सीधा ही रखना है। उसके लिए हमें जो हाइट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्लोज टू ज़ीरो होना चाहिए। इस वजह से, क्योंकि रस्सी फ्लेक्सिबल होती है, इस वजह से हम उसको नीचे बांध देंगे, ताकि जब कोई बंदा खड़ा होगा वो एक्सटेंड भी हो जाएगा, तो एक्सटेंड होके भी ये वाली हाइट मैच कर जाएगी। तो रोप के केस में जब हम रोप को एज अ फल्क्रम या एफर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें मेक श्योर करना है कि उसकी जो इंक्रीज्ड हाइट है, इंक्रीज्ड हाइट, इनिशियल नहीं इंक्रीज्ड हाइट, वो बराबर हो आपके इसकी दूसरी चीज़ों से। हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का फोटो है। सो यहाँ पे अलग अलग पिक्स हैं एक ही का, ताकि आपको पता लग जाए कि एक स्ट्रक्चर कैसा है। देख के आपको कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं कैंटिलीवर का? अच्छा, कैंटिलीवर सबको क्लियर है या नहीं? हेलो? नो नॉट कम्प्लीटली, मतलब हाँ कुछ आइडिया है हुआ बट कम्प्लीटली। ओके ओके ठीक है, चलो मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने अभी सब स्ट्रक्चर्स देख लिए ना, ये तीनों, तो चलो इसमें एक आइडिया देखते हैं। तो पहले आइडिया ये, देखो यही होता है कैंटिलीवर जो मैंने बताया था। एक ये आपका फट्टा है ना, जिसके ऊपर रखा है ये चीज़, ये आपकी हो गई पिवेट यानी फलक्रम, और जिसको मैं पीछे से रोक रहा हूँ ताकि ऊपर ना चले जाए। अगर मान लो जैसे हम सीसॉ होता है ना, बचपन में खेलते थे, एक बंदा ऊपर जाता था दूसरा नीचे आता था, फिर अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आता था। तो हमें वही बनाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरे एंड को फिक्स कर देना ताकि ये हमारा सीधा रहे। तो इसके लिए हमने एक चीज़ नीचे लगाई है, एक चीज़ ऊपर लगाई है, सिंपल सी चीज़ है। हमेशा ऐसा होगा, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, नीचे वाला सपोर्ट देगा, ऊपर वाला उसे रोकेगा ऊपर जाने से। तो यहाँ पे तुम ये भी देखो डिस्टेंस इनके बीच में है ना, अगर यही डिस्टेंस ज़ीरो होता तो ये स्टेबल नहीं होता, ये नीचे गिर जाता। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे आगे प्रोजेक्शन था, मैंने बताया ना ऑल प्रोजेक्शंस आर यूजर एफर्ट या फिर फलक्रम। तो उन प्रोजेक्शन का अपने इस्तेमाल करना, अपने प्रोजेक्शन देखा फटाफट, खासकर ऐसे जब भी देखो ना जो दो चीज़ें लगी हैं, चुपचाप यहाँ पे आके एक बल्ली रख दो। कई बार क्या होता है, हमें आइडिया तब लगता है जब वहाँ पे बल्ली लगा देते हैं। तो वहाँ पे आपने लगा दिया बल्ली, उसके बाद आपको दिख जाएगा कि हाँ ये नीचे है ये ऊपर है, इसके बीच में जाके फटा फंस जाएगा। तो देयर यू कैन हैव, ये सिंपल आइडिया है कैंटिलीवर का जो मैंने यहाँ बताया था। ये देखो, ये आगे का सपोर्ट, ये पीछे का सपोर्ट,
इसे आप लेके आप कैंटिलीवर बना सकते हो 2 चीज़ें यूज़ करके। तो एक आइडिया तो ये हो गया। दूसरा, अगेन ये भी कैंटिलीवर ही है, बट हम इस रॉड की जगह अब हम रस्सी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, नीचे अपना रिजिड मटेरियल आ गया और ऊपर हमारी रस्सी आ गई। अब देखो, मैं बताया था ना हाइट ज़ीरो वाली बात, तो वो यही है। अभी देखो, जहाँ पे ये रस्सी है और जहाँ पे ये चीज़ है, इनके बीच में जो लेटरल हाइट है वो नेग्लिजिबल है। बस फट्टे की हाइट है इनके बीच में, है ना। हाइट मतलब अगर तुम ग्राउंड से नापो तो ये जो ग्राउंड से ये सपोर्ट की हाइट है, एंड इसी ग्राउंड से जो रोप की हाइट है, ये ऑलमोस्ट सेम होंगी और होनी भी चाहिए, तभी आपको जो फट्टा होता है वो बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है, तो ये आइडिया नंबर 2 हो गया। नाउ थर्ड आइडिया, ये देखो, पीछे जो ये रॉड है वो इन एंगल के नीचे से लगा है। अब होगा क्या, जब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होता है तो सपोर्ट उसको मिला यहाँ से, और पीछे से एफर्ट मिला उसको यहाँ से। अब जब खड़ा होगा, क्योंकि ये रिजिड है, ये मूव नहीं करने वाला, तो आप इसको कितना भी ऊपर प्रेस कर लो, ये यहाँ से हटेगा नहीं। तो आपका ये भी स्टेबल एक आइडिया होगा। एंड यू कैन सी जो लेटरल डिस्टेंस है, जो मैं बताया 6 to 9 इंचेस, ये वाला। और जो हाइट वाली बात बताई थी ज़ीरो वाली, ये देखो, ग्राउंड से लेके इसकी हाइट एंड ग्राउंड से लेके इसकी हाइट ऑलमोस्ट इक्वल है ना। तो ऐसे आपका बनता है कैंटिलीवर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अपना, अगर आपको कैंटिलीवर अच्छे से आ गया, हर जगह आप वो लगा के आप अपना ऑब्स्टिकल क्लियर कर सकते हो। इसमें भी कैंटिलीवर में भी क्या है, कुछ लो लेवल होते हैं, कुछ हाई लेवल होते हैं। जैसे ये है, तो ये मान लो ये एक रॉड भी पहले से लगा होता, मान लेते हैं, तो ये एक एग्जिस्टिंग कैंटिलीवर बनाता, इसका मतलब आपको सिर्फ फटा फंसाना था यहाँ पे, तो ये आपका एक लो लेवल है। वहीं अगर आप इसको एक हेल्पिंग मटेरियल यूज़ करके बनाते हो तो ये थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। ठीक है, और अगर आप पूरा ही रोप यूज़ कर रहे हो, जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोप यूज़ हुआ है, देखो यहाँ पे सपोर्ट भी रोप दे रहा है, रेजिस्टेंस पीछे जो एफर्ट वो लग रहा है एफर्ट, वो भी रोप ही दे रहा है। तो अगर आप दोनों काम रोप से करते हो तो एक हाई लेवल का होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप हाई लेवल शुरू में लगाओ, पीजीटी के टाइम पे आपको मोस्ट स्टेबल देना है। जो कि मोस्ट स्टेबल यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाला होगा मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ये भी रिजिड है, ये भी रिजिड है। तो ऐसे आइडियाज़ आपको देने पीजीटी में। बाकी एक कमांड टास्क में आएगा, कमांड टास्क में बोलेगा नाउ जेंटलमैन यू डोंट हैव दिस बल्ली, उसके बाद आपको यहाँ पे रोप यूज़ कर लेनी है। फिर बोलेगा ठीक है, आपने रोप यूज़ कर लिया, अब मान लो ये भी पूरा आपका रेड हो गया, तो उस केस में आप ये वाला आइडिया ले सकते हो, क्योंकि देखो जो रोप है ना उसको टच नहीं कर रहा। तो आपने सिर्फ यहाँ पे जंक्शन में बांधा है, यहाँ पे जंक्शन में बांधा है, ये हमने एक लूप क्रिएट किया, सपोर्ट दे दिया, और पीछे से एक लूप क्रिएट किया, रेजिस्टेंस दे दिया, सेम चीज़। तो ऐसे आपका कैंटिलीवर बनता है। अब आपको करना है क्या है, सिंपली आपको यूट्यूब पे जाके जितने भी जीडो की वीडियोस हैं आप देखो, स्ट्रक्चर्स देखो, और उस पर आइडियाज कैसे लग रहे हैं वो देखो, आपको और क्लियरिटी आएगी। एंड इसमें तो आई विल से कि आपको इंस्टीट्यूट जाओगे, वहाँ पे जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आपको पीजीटी के लिए तो मेरे हिसाब से जाना ही पड़ेगा। बाकी आता है फिर आपका कमांड टास्क। कमांड टास्क में जीटो विल आस्क सम क्वेश्चन टू मेक यू कंफर्टेबल एंड क्लियर सम ऑफ हिज डाउट्स। जब कमांड टास्क होता है, जब जीटो आपको बुलाता है तो शुरू में कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसको आप कॉन्फिडेंटली और आराम से आंसर कर लो। हो सकता है वो अपने कुछ यहाँ पे जो, मान लो आपने जीडी में थोड़ा कम बोला और उसमें कुछ उसको डाउट हुआ, तो यहाँ पे आके वो ऐसे क्वेश्चन पूछ के क्लियर भी कर लेगा। चूज सबॉर्डिनेट वाइसली। यहाँ पे लोग काफ़ी गलती कर जाते हैं। कुछ लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, वो बोलते हैं कि जिसको किसी ने बुलाया मैं उसको बुला लेता हूँ। तो ऐसी गलती मत करो, वाइसली चूज़ करो। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, अगर आपने देखा है कि हाँ ये बंदा अच्छे आइडियाज़ देता है और दूसरा बंदा आपके रोप अच्छे बांधता है, तो उन दोनों को बुला लो। अगर आपको रोप बंधवानी है तो आप उनसे बंधवा सकते हो। अगर आप खुद अटक जाते हो तो सब पूछ भी सकते हो। या फिर आपको आइडियाज़ आते हैं
लेकिन आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, तो आप अपने ग्रुप से हैवी बंदों को बुलाओ ताकि वो आपके वेट को काउंटर बैलेंस भी कर पाएँ। डोंट मेक योर सबॉर्डिनेट डू ऑल द वर्क, यू ऑल्सो पार्टिसिपेट। आप वो आपके सबॉर्डिनेट हैं, वो आपके नौकर नहीं हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि आपने हाथ पीछे कर लिए और आप बोले जा रहे हो, वो करे जा रहे हैं। आपको साथ मिलके ट्रीट देम एज योर फ्रेंड्स बट कॉल देम जेंटलमैन। जेंटलमैन बुला के आप उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट करो और साथ में पार्टिसिपेट करो। बी दी फर्स्ट वन टू वर्क ऑन योर आइडिया। जब आपने आइडिया लगा दिया है तो उसके ऊपर आपको चलना है, अपने सबॉर्डिनेट को पहले नहीं मूव करना। यू विल बी द वन हु इज़ टेस्टिंग द आइडिया। क्योंकि क्या होता है इन अ वॉर लाइक सिचुएशन, अगर बाकी चीज़ें मान लो सच में वो खाई है तो और अपने कुछ चीज़ें लगाई हैं, तो अगर आप वहाँ पे बोल दोगे सबॉर्डिनेट को तो वो ऐसा समझेगा कि लगाया इसने और मुझे मौत के घाट उतार रहा है। और अगर आपने उसको चल के दिखा दिया तो उसको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा ये हमारा कमांडर ने अच्छी चीज़ें लगाई है, तो उसका भी जो मोरल है वो बूस्टअप हो जाएगा। बी काम एंड कंपोज्ड इवन इफ जीटो पुट्स प्रेशर। कई बार जीटो प्रेशर पुट करता है, कई बार आपको सिर्फ बोलेगा कि घंटे में सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, टाइम का प्रेशर देता है। कई बार वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, वो बोलेगा कि टेल मी 5 थिंग्स यू डू नॉट लाइक इन योर फादर, और बोलेगा कि साथ में आपका काम भी नहीं रुकना चाहिए, आपको काम भी करना है साथ में वो भी बताना है। तो लाइक दिस वो जीटीओ प्रेशर पुट करेगा, बट आपको उस टाइम ठंडा रहना है। आप दोनों चीज़ें करो, हैंडल करो उसको। वाइल यू आर द सबॉर्डिनेट डू नॉट स्पीक एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल आस्क्ड। जब आप सबॉर्डिनेट हो, अगर आपको आपका कमांडर आपको बोल रहा है कि कीप द ब्लैंक ऑन द प्लेटफॉर्म और वो प्लेटफॉर्म ब्लू है, आपको पता है वहाँ पे नहीं रख सकते, फिर भी आपको कुछ बोलना नहीं है। जैसा कमांडर बोल रहा है आपको वैसा करना है, ठीक है, चाहे वो गलती क्यों ना बोल रहा हो। फौज में यही होता है, जैसा आपके सीनियर ने कह दिया, गलत हो सही हो वो आपको करना है, तो ये चीज़ वहाँ पे चेक हो जाती है। इफ़ यू गो ब्लैंक टोटली देन ओनली आस्क योर सबॉर्डिनेट बाय कॉलिंग द पर्टिकुलर जस्ट नंबर। मान लो आपको जो टास्क मिला है 3 स्टेजेस में है और आप जाके फाइनल स्टेज में थोड़ा सा अटक गए, यू कैन नॉट गेट द आइडिया, तो एट दैट टाइम आप अपने सबॉर्डिनेट से पूछ सकते हो। आपने 2 सबॉर्डिनेट को बुलाए हैं तो उसमें से एक का, ऐसा नहीं है कि दोनों आइडिया बताओ, सिर्फ एक चेस्ट नंबर को पिक करो कि हाँ कौन आइडिया बता सकता है और डायरेक्ट उससे पूछो, और सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल के लिए बोलना पूछना। ये नहीं कि आप सारा अपना टास्क उसी से करवा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको जो टास्क मिला है ना, आप ऐसा कमांडर आपको मिला है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, कैसे जाना है वो नहीं बताया, उनसे मतलब नहीं है, आपको बस वो टास्क कंप्लीट करके देने। तो इसलिए आप, कई लोगों का डाउट होता है कि हमको नहीं पूछना, तो चाहे टास्क अधूरा छोड़ दे वो पूछते ही नहीं है, तो दैट इज़ नॉट गुड। लास्टली डोंट लीव एनीथिंग बिहाइंड। पीछे हो सकता है आपको लोड दिया गया हो, आपको बॉम्ब दिया गया हो, या आपकी सिंपल जो आपका हेल्पिंग मटेरियल है, रोप है, लॉग है, प्लैंक है, कुछ भी आपका पीछे नहीं छूटना चाहिए, ना आपका बंदा, ना आपका हेल्पिंग मटेरियल, ना आपका लोड। अगर ये तीनों में से कोई भी छूट जाता है या आपने कलर रूल को ब्रेक कर दिया, तो वो सारी चीज़ आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हटा देती है। एंड एक बार अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई तो दैट्स इन क्वालिटी, तो उस पर हमें डाउट क्रिएट करना नहीं है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कमांड टास्क। एनी क्वेश्चन? किसी भी टास्क के पहले वो इंस्ट्रक्शंस तो देंगे ही, कैसे क्या करना है। आपको बस वो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं एक बार में।